Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Once again, welcome you all to the December 2023 amendments for the subject called as MDCS Multidisciplinary Case Studies. So जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स जो है अब कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे केस लॉज देख चुके हैं और अब समय आ चुका है कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं और नए केस लॉज की तरफ बढ़ें। इससे पहले आगे बढ़े एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2023 टर्म अमेंडमेंट्स के तौर पे सारे सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स हैं। हमने ऑलरेडी जीएमआरसी के अमेंडमेंट्स आपको दे दिए हैं। ड्राफ्टिंग एंड टैक्स, ड्राफ्टिंग के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, टैक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, तो उसमें अमेंडमेंट्स हैं वो आपको देखने ज़रूर चाहिए क्योंकि टैक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ, जो आई थिंक एवरी फोर्टनाइट, एवरी 15 दिनों में उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते ही हैं। Thereafter moving on to the group number second, मैंने आपको आरसीडी के अमेंडमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट के अमेंडमेंट्स एंड सीआरआईवी के अमेंडमेंट जो कि 40, 50, 60 पेज के आसपास पर सब्जेक्ट हैं वो आपको दे चुका हूँ। और अब इस समय आप देख रहे हैं एमडीसीएस के अमेंडमेंट्स, ये भी हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, जो बचा है वो अब कवर कर रहे हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट फंडिंग के अमेंडमेंट्स की शुरुआत करूँगा एंड देयर आफ्टर आईपीसी एंड आईपीआर पे चलिए बढ़ते हैं बात अपनी आगे। और हमारा जो आज का केस लॉ है, सबसे पहला केस लॉ, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेलॉयट के बीच में है। आपने डेलॉयट का नाम सुना होगा, कहते हैं कि बिग फोर, EY, डेलॉयट, KPMG, ये सब नाम आपने, PwC, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये दुनिया की टॉप अकाउंटिंग, टॉप 4 अकाउंटिंग या टॉप सबसे बड़ी 4 अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म है। नाम अकाउंटिंग का दिया गया है बट इसके अंदर बिजनेस कंसल्टेंसी से लेके टैक्सेशन एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे किया जाता है। और बहुत बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या बिग फोर में CS की भी जगह है, वहाँ उसकी भी ओपनिंग होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल होती है, क्योंकि अब क्या होने लगा है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी कंपनी अपने आप को कन्फाइन नहीं रखना चाहती। वो अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, वो टैक्स भी कर रहे हैं, वो ट्रांसफर प्राइसिंग भी कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल भी कर रहे हैं और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो इन सब में डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी फिट हो जाता है। जो आज का मामला है ये डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। एक्चुअली काफ़ी सारी अपील्स थी तो उन सभी को कंबाइन करके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुनवाई करी है। और जो सेक्शन है वो है सेक्शन 140 सब सेक्शन 5, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्राइब्यूनल, ऑडिटर एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड रिजाइन बिफोर इन्वेस्टिगेशन वेदर दे आर लायबल टू बी रिमूव। द आंसर इज यस। हमेशा की तरह इससे पहले हम डिटेल में जाएं, मैं आपको एक नटशेल में समझा देता हूं कि यहाँ पे है क्या और केस ये है जो किसके बारे में है, किस कंटेक्स्ट में है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो ऑडिटर है यानी डेलॉयट, इन पे इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने जो प्रैक्टिस हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑडिट के दौरान जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो नहीं करी हैं। और ऑडिटर ने जब उसको ये खुद पता चला तो ऑब्वियसली उनको लगा कि उन पे दिक्कत आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ये मामला ट्राइब्यूनल तक अभी पहुंचा ही था तो ऑडिटर ने क्या किया, खुद ही रिज़ाइन कर दिया। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब ऑडिटर खुद रिज़ाइन कर दे तो क्या जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, जो ट्राइब्यूनल के पास अभी चल रही है, पेंडिंग इन प्रोसेस है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया जाए और उसका रीज़न ये हो कि ऑडिटर तो अब रिज़ाइन कर चुका है तो बात ख़त्म करनी चाहिए, या फिर हमें उस इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए जब तक हमें पता न चल जाए कि एक्चुअली क्या हुआ, कैसे हुआ। भले ऑडिटर रिज़ाइन कर दे तो कर दे, बट जो उसने काम किया उसके लिए वो लायबल रहेगा, ये उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शंस में अलग अलग जुडिशल अथॉरिटी डिवाइडेड है। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं, बट इससे पहले के जो हाई कोर्ट्स हैं, जो और अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जानी चाहिए, क्योंकि ऑडिटर खुद चला गया है तो बात ख़त्म हो गई। अब जो उसने किया नहीं किया वो वहीं तक था और वहीं ख़त्म हो गया, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात गलत लगती है, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट गलत है, वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस सेक्शन को या इस सेक्शन के अंदर जो बात लिखी है उसको, कि अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर दे तो इन्वेस्टिगेशन रोक दे। उनका कहना है नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो फिर भी होगी, क्योंकि अब आई थिंक ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम जब डायरेक्टर्स के लिए कहते हैं कि जो अपने टेन्योर में वो करते हैं उसके लिए लायबल होंगे, तो क्या ऑडिटर ने जो अपने टेन्योर में किया क्या उसके लिए लायबल नहीं होगा? क्योंकि अगर हाई कोर्ट की जो बात है उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी ऑडिटर के लिए कि वो फ्रॉड करे
जितना मर्जी मन में आए फ्रॉड करे, और उसके बाद जब उसे लगे कि अब उसका गला पकड़ने वाला है कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी, तो रिज़ाइन कर दे अपना और उसकी लायबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर ऐसे होने लग गया तो फिर जो लॉ की इंटेंशन, एक्चुअल इंटेंशन है कि गलती को रोका जा सके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा सके, तो फुलफिल ही नहीं होगी। ऐसे तो फिर हर कोई ये करने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले वो चले भी गए हैं, रिज़ाइन कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन के अंत में, एंड में अगर पता चलता है कि ऑडिटर कहीं गलत थे, तो उस ऑडिटर पे भले वो आज नहीं भी हैं, कंपनी में रिज़ाइन कर चुके हैं, पर फिर भी उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है, जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से करी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का इस केस के फाइनल तौर पे कहना है। अगर आपने मेरी इतनी बात समझ ली है, तो अब जब हम डिटेल एक एक लाइन, एक एक प्रोविजंस को समझेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि पूरी बात सुनने के बाद भी आप ऑलमोस्ट इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो मैंने आपको अभी समराइज तौर पे बताया है। आइए अपनी बात जो है वो अब करना स्टार्ट करते हैं। सो कहते हैं कि दिस बैच ऑफ द क्रिमिनल appeal, civil appeal raised common question of law pertaining to the interpretation of section 140 of the Companies Act and the investigation report dated 28th of the May in respect of IL&FS Financial Service। तो काफ़ी ये केस खैर एक अलग पर्सपेक्टिव से है, बट IL&FS के ऊपर काफ़ी बार सवाल उठते रहे हैं, और जितनी भी ये बड़ी बिग 4 फर्म्स के मैंने अभी नाम लिए, ये सब किसी न किसी वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी तमाम देशों में हाईलाइट तौर पे रही हैं। काफ़ी सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड, सत्यम स्कैम इंडिया में जब हुआ था, उसने दुनिया को, इंडिया में मतलब जब इंडिया के लोग भी उससे इफेक्ट हुए थे, तो दुनिया को हिला के उसने रख दिया था। उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑडिटर्स का इन्वॉल्वमेंट मिला। अब ये कहने के साथ मुझे ये भी ज़रूर कहना चाहिए कि देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कुछ लोग ख़राब हैं तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हैं। कुछ CS ख़राब है, इसका मतलब सारे CS ख़राब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम अप्लाइज टू एवरी प्रोफेशन। तो कहते हैं बाय द judgment and the order, though the High Court has upheld the validity of Section 140, the High Court has interpreted Section 140 subsection 5 of the Act and has set aside the order passed by NCLT upholding the maintainability of Section 140 and has quashed Section 140 subsection 5 and has set aside the direction issued by the Ministry of Corporate Affairs, SFIO, and also has set aside criminal proceeding started by SFIO। तो क्योंकि कोई भी मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता, वो एक प्रोसेस से होके गुजरता है जनरली, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। NCLT गया मामला, हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, SFIO भी इन्वॉल्व हुआ। NCLT ने तो कह दिया था कि नहीं, देखिए, आप अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन भी कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन तो फिर भी करी ही जाएगी, भले वो रहें कंपनी के साथ या ना रहें। पर इस चीज़ को हाई कोर्ट ने पलट दिया। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ठीक इसके उल्टा था। उन्होंने कहा कि अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई, अब आगे हमें कुछ भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को लेके अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को पलट दिया, यानी NCLT जो कह रहा था उसी को ही फाइनली माना। और आई थिंक, देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम यहाँ पे बैठे हैं और कुछ हमसे अलग है उन लोगों के अंदर जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट है। पर कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे, जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कोई चीज़ें अगर सामने हैं, प्राइमा फेसिया है, एज अ स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, एज अ फैकल्टी हम समझ सकते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, किस तरीके से फैक्ट्स रखे जाते हैं, जो कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो लगती ही है। बट एनीवे, रीज़न के बारे में बात करते हैं। सो बाय द ऑर्डर एंड द जजमेंट, दो हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द whereas of section 140, however the high court, ये supreme court कह रहा है सब कुछ, has held that once the auditor resign as the auditor and is no more an auditor, therefore thereafter section 140 proceeding are no longer maintainable as the petition filed by Union of India has been satisfied by subsequent resignation of the auditor। The view taken by the high court is absolutely anonymous, मतलब किसी सिर पैर का नहीं है, कोई लॉजिक का नहीं है, and unsustainable। Subsequent resignation of the auditor after the application is filed by itself shall not, क्या लिखा है, shall not terminate the proceeding under section 140। Resignation or removal of the auditor cannot said to be an end of the proceedings। There are further consequences also on the culmination of the inquiry proceeding and passing a final order by the tribunal। वही जो मैं आपको पहले समझा रहा था, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि मेनली एक ऑडिटर काम कर रहा है, उसने काम करते करते रिज़ाइन कर दिया,
अगर देखिए रिज़ाइन करना उनका राइट है, उन्हें नहीं अच्छा लगता तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि ऑडिटर एक बार अगर कंपनी में अपॉइंट हो गया तो उन्हें 5 या 10 साल के लिए करना ही है काम, ऐसा कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। पर अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसकी वजह से या उस दौरान ऑडिटर जा रहा है तो शक की सुई तो ऑडिटर पे भी घूमेगी। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि ऑडिटर ने ही गलती करी है, बट हम कह रहे हैं कि शक की सुई या इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो तो सभी पे होगा जितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी, फिर चाहे वो सीए है या सीएस है, सीएमए है या डायरेक्टर है, और जो भी गलत उसके बीच में पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो यही उनका कहना है। और ये कहना है कि बहुत अलग है ये बात कि अगर कोई बीच की प्रोसीडिंग से अपने आप को हटा लेता है और वही सोचे कि जो उसने पहले काम किए हैं उससे वो बच जाएगा या वहाँ सब लोग भूल जाएंगे उस चीज़ को, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा। फर्दर कहते हैं ऑन द कंडक्ट ऑफ द ऑडिटर वेदर सच एन ऑडिटर हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर or abated or colluded in any fraud or in relation to the company to its directors officers as provided under section 140. The inquiry proceeding initiated under the first part of section 140 has to go to its logical end, and subsequent resignation or discontinuance of the auditor shall not terminate the proceedings under section 140. If the interpretation given by the High Court that once the auditor resigns, the proceeding under section 140 stand terminated are no longer further required to be proceed, in that case an auditor to avoid the final order and consequences as provided under the second proviso may resign and avoid the final order. तो कहते हैं कि ठीक अगर हाईकोर्ट तो जो बोल रहा है अगर उसी व्यू को हम एक स्टेप आगे ले जाएं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, फिर ये तो यही मैसेज जाएगा गलत करो और जब कोई दिक्कत आने लगे तो रिज़ाइन करके निकल जाओ, क्योंकि आपने एक बार ये डिसीजन दे दिया तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, कल कोई और केस आएगा वो भी इसी केस का रेफरेंस लेगा कि इस केस में तो आपने ऐसे किया था, मेरे साथ आप क्यों अलग कर रहे हो। और फिर दूसरी बात ये है कि ये तो एक ईजी एस्केप देना है कि गलती करो और निकल जाओ ऐसे गलती करके। तो कहते हैं ये लॉ की इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकती, ये लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकती। फिर आगे कहते हैं एज ऑब्जर्व्ड हियर एंड अबव द सेकंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज सब्सटेंसिव या सब्सटेंसिबल प्रोविजन, though it is by way of provision and the same shall operate and on depend upon the final order passed by the tribunal in the first phase, if the interpretation given by the High Court that on subsequent resignation or discontinuance of the auditor proceeding under section 140 stand terminated, or the petition under section 140 by the central government is no longer maintainable, is accepted, in that case second provision would become nugatory and in no case there shall be any action under the second provision. तो वही बात आई थिंक दोबारा से कही गई है कि अगर यही इंटरप्रिटेशन को लेके हम आगे बढ़ें तो फिर तो कानून में जो लिखा है, जो बताया गया है सेक्शन 140 के सेकंड प्रोविजन में कि क्या सज़ा मिलेगी वगैरह, वो तो कहता है फिर किसी काम का ही नहीं है। अगर ऑडिटर बीच से ही चला जाता है और आप कहते हैं कि प्रोसीडिंग वहीं रोक देनी है, तो फिर ये जो लिखी गई है बात कि ऑडिटर अगर पाया गया कसूरवार तो उस पर फाइन लगेगा, वो कसूरवार तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि वो तो बीच से ही चला गया। और कौन सा ऐसा ऑडिटर होगा जिसको पता है कि उसने गलत काम किया और वो एंड तक बैठा है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए तो मैं जाऊँ, वो डेफिनेटली पहले निकलना चाहेगा। तो अगर वो चीज़ अलाउ करी जाएगी तो ये फाइन पेनल्टी प्रोविजन जो बनाए गए हैं ये किस काम के हैं, क्या इनका कोई ऑब्जेक्टिव है? और अगर ये बनाए गए हैं तो जो हाई कोर्ट बोल रहा है फिर उसका तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता, फिर वो इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट की गलत हो जाती है। If such an interpretation as given by the High Court is accepted, the object and purpose of the incorporation, जो मैंने already बताया, shall be frustrated. The object and the purpose of the second provision, as observed here and above, is to make the provision more stringent and provide for the consequences for an auditor when such an auditor is found to have been perpetrating a fraud and is removed by the NCLT for such fraud. At this stage, it is required to be noted under second provision on the final order being passed by the tribunal that the auditor has directly or indirectly acted in a fraudulent manner or colluded in any fraud or in relation to the company's director officers. It shall not be eligible to be appointed as an auditor for a period of 5 years. तो सारी बात समझाने के बाद जो ऊपर मैंने कही उसमें वो यही कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये है चीज़ों को मुश्किल बनाना, मुश्किल इन द सेंस ये कि अगर कोई गलती करे तो वो बच के निकल ना पाए। ये तो एक तो ये है कि लोग रास्ता खोजते हैं जिसको लूप होल्स कहते हैं, यहाँ पे अथॉरिटीज़ खुद ही लूप होल्स अगर दे रही हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है। तो यही कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर गलत पाया जाता है या किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में
लिख के आता है तो डेफिनेटली फिर उस पर ऊपर मुकदमा चलता है। आप ये कह सकते हैं कि वो दोबारा ऑडिटर नहीं बन सकता, एक समय तक उसको ऑडिटर ना बनने की जो बात है वो कही जाती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने दिया जाए, और अगर उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं है ऑडिटर के खिलाफ तो वो आज क्या कभी भी रिजाइन करते हैं, और बीच में भी करता है तो भी कोई बात नहीं है। बट अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ये पता चलता है कि ऑडिटर जिसने बीच में रिजाइन किया उसकी गलती थी, तो वो बच नहीं सकता। ये सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं आता उनके खिलाफ तो वो पहले रिजाइन करें आज रिजाइन करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत ही नहीं थे, उन्होंने ये इंटेंशन से रिजाइन ही नहीं किया था। तो ये सारी बात यहाँ पे कही गई है। In view of the above and for the reason stated above, challenge to the constitution validity of section 140 of the Companies Act fails, and it is observed and held that section 140 is neither discriminatory, arbitrary or violation of article 14 of the Constitution of India. The judgment and the order passed by the High Court quashing and setting aside the proceeding under section 140 on the ground that the auditor have resigned and therefore the same is not maintainable is hereby quashed. तो जितना मर्जी कहना हो कह लीजिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दीजिए, चाहे राइट टू आप कहते हैं राइट टू लाइफ है, राइट टू हम आज़ाद हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, वो जो भी कुछ बोलिए आप कहते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेसिकली यही है कि जो हाई कोर्ट कह रहा है वो गलत है इंटरप्रिटेशन उनकी, कि ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया तो वो अपने गलत कामों से बच जाएंगे। नहीं होगा, रिज़ाइन कर दें भले शौक से, बट अगर कुछ गलत उनके खिलाफ निकलता है तो वो चाहे ऑडिटर उस समय हो या ना हो, अगर उस समय थे जब ये गलत काम हुआ तो एक्शन तो लिया ही जाएगा। The judgment and the order passed by the High Court quashing and setting aside NCLT order holding that even if after resignation the proceeding under section 140 shall be maintained is hereby quashed. The application under section 140 is held to be maintainable even after resignation of the concerned auditor, and now the NCLT therefore has to pass the final order on the application after holding inquiry in accordance with the law. तो सारी बात कहने के बाद यही कह दिया कि देखिए हाई कोर्ट का जजमेंट तो रिवर्स कर देते हैं फिलहाल, और अब ये मामला वापस NCLT जाएगा। NCLT जो इंक्वायरी कर रहा है वो करे, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पे तय होगा कि ऑडिटर जो है वो रिज़ाइन जो कर चुके हैं उनकी गलती थी इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया, या वो नहीं काम करना चाहते थे इसके लिए रिज़ाइन किया। अगर सेकंड है बात, यानी वो रिज़ाइन इसीलिए ही किया उन्होंने क्योंकि वो नहीं काम करना चाहते, वो एक अलग बात है। बट अगर चोरी करी उसके बाद रिज़ाइन किया तो वो बचेंगे नहीं, फिर जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से हिसाब किताब किया जाएगा। तो ये बात जो है वो इस केस लॉ के अंदर कही गई है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और केस लॉ के बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ICSI ने इस बार अमेंडमेंट्स काफ़ी अच्छे खासे दिए हैं, और सिर्फ एक नहीं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं। चलिए बात करने एक और केस लॉ के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये है ऑफिशियल लिक्विडेटर कैलकाटा वर्सेस या कोलकाता वर्सेस उज्जैन नगर पालिका निगम एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिसीजन आया है और 3 मई को ये डिसीजन 2023 को दिया गया है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या लिखा गया है। तो अब बात करनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली इस केस में ये तो आपको समझ में आ रहा है कि लिक्विडेटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कंपनी लिक्विडेट हुई है, उसके एसेट्स बेचने हैं, तो डेफिनेटली तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपनी की बेची जा रही है, और ऑब्वियसली उससे जितने भी लोग हैं उनका पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने भी कंपनी को दिया है पैसा। नाउ जनरली तो यही होता है कि भाई जिनको पैसा देना है और लिक्विडेटर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है कि मुझे कम मिला, ज़्यादा मिला, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो केस है वो लिक्विडेटर और स्टेट के जो अथॉरिटी होती है, जैसे कि दिल्ली है तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, हिंदी में इसको नगर पालिका कहते हैं। तो उज्जैन नगर पालिका जो है उनके खिलाफ ये जो मुकदमा है वो दायर किया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब ये प्रॉपर्टी बेची गई तो जितना भी इस पर लोन था, इनकम्बरेंसेस थे, टैक्स थे, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल है इमूवेबल है, कोई ना कोई टैक्सेशन उस पर लगता है। जैसे कि घर है तो हाउस टैक्स आपको देना ही देना है ना। तो ऐसे जो टैक्सेस थे वो पेंडिंग थे, तो उन्होंने ऑफिशियल लिक्विडेटर ने ये बोला कि मैं वो सारे टैक्सेस आपको दूंगा जब तक इस क्योंकि ये अभी हम डेट्स नीचे पढ़ेंगे, इस केस की सुनवाई या कह दीजिए कि जो कंपनी है उसको लिक्विडेशन में एंटर किया गया लेट्स से 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल, और सारे के सारे एसेट्स वगैरह डिस्पोज हुए अगले 6 महीने में या 1 साल के अंदर।
तो उनका कहना है कि जिस दिन ये लिक्विडेशन में एंटर करिए मैं वहाँ तक का सारा जो टैक्सेस है वो दूंगा, जितने समय तक ये पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस चला है, जहाँ पे हमने लोगों को ढूंढा, प्रॉपर्टी बेची, पैसे आए वगैरह, वो टेन्योर का लिक्विडेटर बोलता है मैं कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं दूंगा। तो जैन नगर निगम का कहना है कि वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जो आप प्रीवियस टैक्स था यानी इस लिक्विडेशन के कमेंट्स होने से पहले वो तो आप दे रहे हैं, तो वो देना भी था, पर जब तक ये कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ भाई लिक्विडेशन में इसको लेके जाना है और लिक्विडेटर अपॉइंट करने से जब तक ये पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, जो इसके बीच का टेन्योर है जितने भी समय का है वो अभी हम नीचे देखेंगे, वो उस समय का जो टैक्स बनता है वो भी आपको देना होगा, ये लिक्विडेटर को कहा गया। तो लिक्विडेटर उस चीज़ के लिए मना करता है और इसी चीज़ को करते करते बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँच जाती है। जब बात यहाँ पहुँचती है तो लिक्विडेटर ये सारी बातें कहता है और अपने केस के प्रोटेक्शन में या अपने केस के जैसा एक और केस भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है। कहता है कि देखिए फलाना फलाना केस हुआ था, वहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उन्होंने ये कहा, अभी हम पढ़ेंगे, कि उन्होंने एक ऑक्शन किया था जिसमें प्रॉपर्टी बेची थी और उसमें लिखा था कि ये प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं एज इज़ वेयर इज़ के बेसिस पे, यानी जो है जैसा है उसके बेसिस पे। पर लिक्विडेटर ने कहीं पे भी ये बात नहीं मेंशन करी कि इसमें इनकम्प्रेंसेस हैं, इस पे कोई टैक्सेस पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो केस का रेफरेंस लिक्विडेटर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो केस कह रहे हैं वो कुछ हद तक तो आपसे मिलता जुलता है, बट उसके अंदर ये क्लियरली बताया गया था कि इनकम्प्रेंसेस कितनी है, क्या है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा था। और ये भी था कि जिसको और कुछ पता करना है वो भी कर ले। बट आपके केस में, यानी इस वाले केस में जो हम देख रहे हैं, इसमें इनकम्प्रेंसेस के बारे में कोई बात आपने कही नहीं, ना टर्म्स एंड कंडीशंस के तौर पे आपने कुछ भी कहा। और नॉर्मली देखिए, जो मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा होता है, एक्सेप्शंस तो हो ही सकते हैं, पर अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हैं तो मुझे एक बात, या घर बेच रहे हैं, कुछ भी मतलब मूवेबल इमूवेबल आप बेच रहे हैं, तो प्रिजम्पशन यही है कि आज तक का जो हिसाब किताब है वो सारा, चाहे कोई टैक्स है, लोन है, वो सब आप दे चुके हैं, है ना। और अगर नहीं है तो आप बताएंगे बायर को कि देखिए फलाना फलाना चीज़ें पेंडिंग हैं तो ये आपको देनी होंगी, या आप उनका कंसेंट लेंगे इस चीज़ के लिए कि आप ये पैसा अथॉरिटीज़ को देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं दिया, मतलब कुछ इस तरीके से सेटलमेंट होगा, ओपन बात होगी। बट यहाँ पे तो ऐसा ऑफिशियल लिक्विडेटर ने ना कहा ना कुछ करा, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो अथॉरिटी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपनी जेब से पैसे थोड़े देने हैं जो इतना वो सब हो रहा है, जो पैसा आया है प्रॉपर्टीज़ को बेच के उसमें से ही तो टैक्सेस पे करने, और टैक्सेस पे करने के बाद जो बचेगा वो नॉर्मल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी क्रेडिटर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही बात जो है वो समझाई गई है। और आइए अब देख लेते हैं डिटेल में चल के कि क्या लिखा। हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूँ, बेस्ट होगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं यहाँ पे, क्योंकि वो आपको रिविजन के समय जब आप इस को उठाएंगे रिविजन के लिए तो आपको मदद करेंगे। So liquidation of the company, sale of the property by official liquidator in public auction on as is where is basis. Charges and encumbrances were not disclosed. Nigam claimed its property tax dues for pre and post liquidation period. तो क्या निगम claimed the property, निगम मतलब होता है कॉर्पोरेशन इंग्लिश में, तो उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स क्लेम किया। प्री के लिए तो लिक्विडेटर तैयार है, प्री का मतलब जब से प्रॉपर्टी ली है और जब तक लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो वो दे रहा है। वो बोल रहा है जिस समय लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जब तक ख़त्म नहीं हुआ, जो भी 1 साल चला या 1.5-2 साल जो भी चला, वो हम लिक्विडेटर बोलते हैं हम नहीं पे करेंगे, उसी को लेके डिस्प्यूट है यहाँ पे। ऑफिशियल लिक्विडेटर अलाउड ओनली फॉर द प्री लिक्विडेशन पीरियड एंड रिजेक्टेड द पोस्ट लिक्विडेशन। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ब्रीफ फैक्ट्स क्या है? For what has been noticed here and above, the dispute between the appellant, official liquidator and respondent, put in a nutshell, is with regard to the rates and taxes for a period between 10th of the July 1997, जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ था, और ये वो डेट है 4 जुलाई 2003, प्रोबेबली अबाउट 6 साल, जहाँ पे ये परचेजर के फेवर में प्रॉपर्टी कर दी गई। तो 6 साल का जो मामला है, 6 साल का जो टैक्स बनता है, लिक्विडेटर वो देने के लिए मना कर रहा है। कहते हैं कि उस समय तो प्रोसीडिंग में ये सब कुछ चल रहा था, तो हम उस समय का ये टैक्सेशन नहीं देंगे। एज नोटिस, पार्ट रिजेक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ रिस्पोंडेंट 1 बाय द एपेलेंट इन रिलेशन टू द पीरियड बिटवीन, ये जो डेट लिखी है ये यही डेट है जो ऊपर है जिस दिन लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट और जिस दिन खत्म हुआ, was not approved by the company court while observing that post liquidation liability were to be treated as a part or the cost of winding up of the company, and such liability would get priority over any other liability.
The company court observed and retaliated that the principle of priority of certain creditors would be applicable to the liability of the company at the time of passing of the order of winding up, but the cost expense incurred on behalf of the company in winding up were to be paid in full, and the liability of the company to pay rates and taxes would not automatically come to the end with the order of winding up. तो ये मामला अब जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, जिस समय की ये बात है, तो उस समय आप कहें कि NCLT वगैरह नहीं थे, तो कंपनी लॉ कोड या कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात करी जा रही है। कंपनी लॉ कोड उसी को कह रहे हैं। तो कहते हैं कंपनी लॉ कोड जो था उसने ये बात बड़े साफ शब्दों में कही कि जो भी एक्सपेंस है, जो भी कॉस्ट है जो कंपनी के बिहाफ पे वाइंडिंग अप में इनकर हुआ है, वो तो पे करना ही करना होगा। और जैसे कि हमने पहले भी बात कही कि जो पैसा प्रॉपर्टी को बेच के आएगा, सबसे पहले टैक्सेशन गवर्नमेंट के ड्यूज़ को आप सेटिस्फाई करेंगे, फिर जो बचा है वो बाकी क्रेडिटर्स में बांट सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? लिक्विडेटर ये बात क्यों नहीं समझ रहा है या क्यों ये बात लिक्विडेटर मना कर रहा है करने के लिए, ये कंपनी लॉ कोड सवाल भी उठाता है। The company code yet left it open for the appellant to file an appeal under provision of the MP Act. MP उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में, इसलिए MP Act कहते हैं। While observing that unless such appeal was filed and demand was reduced, the appellant was bound to discharge the tax liability as per the claim of the Nigam, even the post liquidation period. The contention of the appellant before division bench in challenge is to order so passed by the company code has essentially been with reference to the terms and conditions of the sale and reliance upon the decision of United Bank of India. तो बेसिकली जो appellant है उनका यहाँ पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है बेसिकली वो यही कंपनी लॉ कोड का कहना है कि हमारे हिसाब से तो देना होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ये पैसा जो लायबिलिटी के तौर पे बनता है निगम का वो देना होगा, ये हमारा जजमेंट है। पर अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डेफिनेटली अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर अपील फाइल वो करते हैं और उस अपील के दौरान ये जजमेंट जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है या टैक्स की लायबिलिटी मान लीजिए जो और फर्दर हायर अथॉरिटीज है वो कम कर देती हैं, तो अलग बात है। बट फॉर नाउ अगर वो अपील फाइल नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो बनता है टैक्स इन 6 साल का ऑलमोस्ट वो उनको जमा करना होगा, देना होगा। द डिवीजन बेंच कंपेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेल in the cited decision and the terms and condition of sale in the present case, observed that the sale notice in the present case was not couched on the similar and comprehensive language so as to oblige the respondent 3 to make himself aware of the encumbrances. कुछ देर पहले मैंने आपसे ये कहा भी कि इस पूरे केस को डिसाइड करते हुए जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उनकी तरफ से और केसेस का भी रेफरेंस दिया गया कि देखिए फलाना केस में तो ऐसे ही हुआ था। तो बताया गया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिन केस का रेफरेंस आप दे रहे हैं उनका सब्जेक्ट मैटर तो यही था, बट उसके अंदर और आपके केस के अंदर फ़र्क ये है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी बात खुल के नहीं लिखी है। कहीं नहीं लिखा इस टर्म्स एंड कंडीशन में कि जो इनकम्ब्रेंसेज हैं वो परचेजर को पे करनी है या इनकम्ब्रेंसेज आप पे करेंगे या इनकम्ब्रेंसेज है नहीं है, टैक्सेशन है या नहीं है, ये सब बातें कहीं नहीं गई हैं। और जिन केस का आप रेफरेंस ले रहे हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर रेफरेंस ले रहा है, उसके अंदर तो साफ लिखा गया है टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि फलाना प्रॉपर्टी में फलाना इनकम्ब्रेंसेज है और वो आपको पे करनी है या हमने पे कर दी है, वहाँ पे साफ ये चीज़ें लिखी हैं। जबकि इस केस में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं नहीं लिखा। The division bench further observed that Section 530 of the Companies Act has no application in relation to the taxes which have mounted between the date of the winding up and the date of sale. Similarly, the division bench indicated inapplicability of the Rule 154 providing for the manner of estimation of the claim on the date of the order of winding up. The division bench summarized its conclusion that the claim in question was of post-liquidation liability which the official liquidator was obliged to discharge in absence of the clear provision in the sale notice, obliging the intended purchaser to satisfy himself as regard the assets of the company in liquidation in all respect. तो अलग अलग तौर पे अलग अलग रेफरेंस लिए गए, बताया गया जो डिविजनल बेंच है उनका भी यही इस चीज़ को लेके मानना है कि पोस्ट लिक्विडेशन जो लायबिलिटी है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को डिस्चार्ज करनी है क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स हैं, और जब एसेट्स हैं तो लायबिलिटी आएगी। कोई भी चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो आप इनकम्ब्रेंसेस के साथ नहीं दे सकते, या तो आप उनसे क्लैरिटी ले लें इस बारे में, बता दें इस बारे में, तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज ऐसा आप नहीं कर सकते, तो मोरलेस एक धोखे वाली बात जो है वो हो जाएगी। More or less the same submission have been made by the parties in the appeal, but a little elaboration on their respective stand. The next question is whether the claim so made by respondent number 1 towards property and water
pertaining to the post liquidation from the date of order of winding up and until the confirmation of sale to the auction are admissible against the appellant owner. तो इतना सब कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि हम ये तो कह रहे हैं कि भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये पैसा देना है, बट क्या जो निगम है जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट बन के बैठा है, एटलीस्ट जब सामने सुप्रीम कोर्ट के केस आया है, क्या वो ये पैसा डिजर्व करता है? क्या उसको ये पैसा मिलना चाहिए? जो भी लैंड टैक्स है, वाटर बिल है, क्या उसको उतने समय का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इसके ऊपर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली ऑफिशियल लिक्विडिटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा और ये कहा कि पैसा तो आपको देना ही देना है। जो केस के ऊपर बात करी है वही नीचे दोबारा सुप्रीम कोर्ट दोहराएगा कि उस केस के अंदर बहुत फ़र्क था, उसके अंदर साफ साफ लिखा था, जबकि आपके अंदर ऐसा नहीं लिख रहा है। One of the principles points arising for determination in this matter is the impact and effect of the sale of the assets of the company in liquidation to the respondent number 3, particularly when the property was sold on as is where is whatever there is basis. देखिए जो लाइन है ना, as is where is whatever, जो है जैसा है जहाँ है हमने वैसा ही बेच दिया, ये उन्होंने ज़रूर कहा है, बट इसके अंदर क्या टैक्सेशन के बारे में उन्हें नहीं कहना चाहिए था? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एज इज़ वेयर इज़ तो ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में है, जिस जगह पे पड़ी है और जैसी भी है यही है जो है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, कुछ बढ़ा के नहीं बताया, कुछ कम नहीं बताया, सामने है जो है, ये इसका मतलब। पर इसमें टैक्सेशन की बात तो कहीं निकलती ही नहीं है। टैक्सेशन की बात आप टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते तो डेफिनेटली सवाल उठता और फिर क्लैरिफिकेशन मिल जाती, पर लिखा ही नहीं। Learned counsel for the appellant has referred to and relied upon a few decisions of this court in support of his contention that looking to the terms and conditions of sale, the purchaser would be deemed to have full knowledge of the defects, encumbrances and dues and would remain liable towards such dues, particularly when the sale in the present case has been by the appellant official liquidator under the order of the court. Learned counsel for contesting respondent have referred to a couple of decisions to assert that no charge would be enforceable against the property at the hands of transferee for consideration without the notice of charges and for municipal taxes, not creating any encumbrances on charge as such on the property in question. देखिए जो बात यहाँ लिखी है वो तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे हो क्या गया कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना कह रहा है, निगम अपना कह रहा है। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जो प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को बेची है, जिसको यहाँ पे बाबा थर्ड पार्टी कहा जा रहा है, वो फंस गया, क्योंकि भाई निगम ने टैक्स लेना है, ये कह रहे हैं मैं दूंगा नहीं, और नहीं देंगे टैक्स तो निगम उस प्रॉपर्टी को बेचेगा। प्रॉपर्टी ऑलरेडी थर्ड पार्टी खरीद चुकी है जिसने पैसे में खरीदी है। तो ऑल इन ऑल सिर्फ ये दो लोगों के बीच का केस नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इफेक्ट हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि थर्ड पार्टी को अगर पता होगा कि उसको ये पैसा देना है या ये पैसा ड्यू बनता है तो वो डेफिनेटली वो काम करेंगे। बट जब उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, तो फिर बात खत्म हो जाती है, वहीं पे वो इस चीज़ के लिए लायबल ही नहीं होते हैं, ये कहा गया। जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि द शीट एंकर ऑफ द समेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर इज द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन case of United Bank of India that has been cited for a proposition in sale of property and the asset of the company in liquidation. The official liquidator does not hold any guarantee or warranty in respect thereof, and intending purchaser had to satisfy himself in all respect. तो सुप्रीम कोर्ट इतना समझाने के बाद ये कहता है कि देखिए एक बार बार जो बात सामने आ रही है कि सिमिलर केस पहले भी डिस्कस हुआ है, तो कहते हैं कि वो हमने ही डिसाइड किया था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वो केस था जिसको लेके यहाँ पे शील्ड बना के ऑफिशियल लिक्विडेटर बार बार हमारे सामने रख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पे साफ साफ लिखा था ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कि मैं किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कोई वारंटी नहीं है, और जो परचेजर है, जो सामान खरीदने वाला है, वो सब चीज़ें खुद वेरीफाई कर ले, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है या कोई लोन है, इनकम ब्रांचेस है, चार्जेस है, सब कुछ अपने आप देख लो। बस मैं तो उस केस में ये था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके बारे में जांच पड़ताल करना सारा खरीदने वाले का काम था, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। क्या इस केस में भी ऐसा ही है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने सिर्फ कहा एज इज, वेयर इज, वॉट एवर इज, उस बेसिस पे, जबकि वो जो था उसके अंदर प्रीवियस जो केस इसका रेफरेंस लिया जा रहा है उसमें एज इज के अलावा या बाकी ये जो चीजें मैंने बोली इसके अलावा ये भी था कि परचेजर खुद वेरीफाई करें। At the first blush, the said decision might appear to be standing somewhere near to the facts of the present case, but that
had also been a case of sale of the assets with a somewhat similar stipulation that sale was on as is where is basis. However, as rightly pointed out by the division bench of High Court, there have been a marked difference in terms and condition of the sale in case of United Bank of India and those of the present case. तो ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि उस केस और केस में शुरुआत में चीज़ें सेम लगती हैं, बट ज़मीन आसमान का फर्क है. टर्म्स एंड कंडीशन बार बार बोल रहा हूँ, इसके अंदर बहुत क्लियर थी, इसके अंदर क्लियर क्या है ही नहीं. As noticed and extracted in the judgment of Divisional Bench of High Court, in case of United Bank, ये वही वाला केस है जो जिसका रेफरेंस बार बार ऑफिशियल लिक्विडेटर ले रहे हैं. The sale notice carried a significant stipulation whereby the purchaser was put to notice to satisfy himself. पहले वाले केस में लिखा था परचेजर खुद जांच पड़ताल करें in all respect as regard to movable, immovable assets, encumbrances, area. encumbrances मैंने कुछ ज़्यादा उसमें आगे कर दिया, आपको दिखा देता हूँ. encumbrances दिख रहा है, देखिए ये रहा. encumbrances, area, boundary, description, quality, volume. Therein it was also stated that purchaser shall not be entitled to any compensation or deduction in price on any account whatsoever, and shall deem to have purchased property subject to all encumbrances, lien, claims, including those of the existing legislation affecting the labour साहब. तो सब कुछ उसमें लिखा था कि परचेजर खुद जिम्मेवार है. कोई इनकम्बरेंसेस हैं, लोन है, एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, दो लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर, सब कुछ परचेजर की जिम्मेदारी है. जबकि इस पर्टिकुलर चीज़ में जो अब हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो फिलहाल जो प्रेजेंट केस है ऑफिशियल लिक्विडेटर वाला, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कुछ भी दूर तक नहीं लिखा गया है. क्योंकि लिखा होता तो जो परचेज कर रहा है वो अपने आप समझता. हम कहते हैं कि भाई आपको पढ़ना चाहिए था खरीदने से पहले, बट जब कुछ लिखा ही नहीं है तो वो क्या पढ़े. The division bench of the High Court has rightly said that if the intending purchaser was required to satisfy himself in all respect, he might not be heard in any objection about the want of knowledge or encumbrances. But if he was not so warned, then such obligation on him to make himself aware cannot be fostered by any deemed fiction. तो लिखा होता तो कि परचेजर को सब कुछ वेरीफाई करना है, तो वो कहते हैं कि यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती. हम पहले सुनते ही नहीं है केस और कहते हैं कि परचेजर आपकी जिम्मेदारी है, देखो ये लिखा था आपने क्यों नहीं पढ़ा. तो जब लिखा नहीं, बताया नहीं, बात नहीं हुई, तो हम कैसे परचेजर के ऊपर सारी लायबिलिटी डाल दें. क्या ये बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सब चीज़ों को क्लियरली बताए, स्पेशली तब जब लिक्विडेशन के तौर पर चीज़ें बेची जा रही हैं. The summation made on behalf of the appellant about the like prejudice to the other pre-liquidation creditors if such post liabilities were given preference in reference to section 529 and 30 do not carry any relevance and do not make out any case. The provision contained in section 529 essentially relate to overriding preferential payment, also preferential payment in relation to the class or debt specified therein. However, the question of payment of the same would arise after payment of cost and expense of winding up and the property properly incurred by the applicant and to be paid in priority. तो अगर बात आगे बढ़ती है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर फिर अब ये कहने लगता है कि देखिए, अगर जो आप कह रहे हैं ना क्लेम के बारे में, मैं तो दे दूंगा, मेरी जेब से क्या जा रहा है, बट अगर मैं दे दूंगा तो फिर जो बाकी लोग हैं, जो क्रेडिटर्स है, जिनका पैसा देना है, इस लिक्विडेशन का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था, उनको बहुत कम पैसा मिलेगा. फिर मुझे कोई ना कहे या मेरी गलती ना निकाले, तो उसके जवाब पे कहा जाता है कि इसमें गलती निकालने या ना निकालने वाली बात ही नहीं है. ये तो लॉ का प्रोटोकॉल है. प्रायोरिटी आप देखिए आईबीसी में भी, ये तो आईबीसी नहीं है, कंपनीज एक्ट ही है अभी. आईबीसी में भी आप जब बात करते हैं तो एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेट करते हैं कि पहले किसको पैसे मिलेंगे. भाई लिक्विडेटर, वहाँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसकी कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, सबसे पहले उन्हें आप पैसे देते हैं. ऐसे करते करते एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट है जिसको आप या मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है. इसमें अच्छा मानना, बुरा मानना या किसी को सही गलत कहने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. This being the possession, in our view, the company court and the divisional bench of the High Court has rightly understood the faults on part of the appellant and have rightly held that the liability on account of property tax and water tax claimed by respondent 1 to the extent rejected by the OL has been a post-liquidation liability which the official liquidator was obliged to discharge. So official liquidator सारी बात कहने और सुनने के बाद ये आ गया कि उन्हीं को ये करना होगा और इसमें कोई दोहराए नहीं है. जितनी भी बात अभी तक हमने करी है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा होता, कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी नहीं हुई होती, तो डेफिनेटली परचेजर की जिम्मेदारी थी. बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही वो प्री भी, और प्री तो वो तैयार ही है, पोस्ट जो लिक्विडेशन है वो भी उन्हें फुलफिल करनी होती है. तो यही इस केस लॉ में कहा गया. देखिए काफ़ी लंबा केस लॉ था, बट अगर आपने मेरी जो ब्रीफिंग थी एक समराइज तौर पे जो केस के स्टार्ट करते समय मैंने बताई थी, अगर आपने वो ध्यान से सुनी है तो आई थिंक
उतना ही सफिशेंट था और वही चीज़ मैंने नीचे भी बताई है। तो अब इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बार बार बताया, देखना ना भूलें। आप कहेंगे सर आप बार बार एक चीज़ बोलते हैं अमेंडमेंट्स का, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे अपनी गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप चेक नहीं करते और हम फॉलोअप करते हैं कि सर अमेंडमेंट्स कब आएंगे, सर अमेंडमेंट्स कब आएंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप उनमें से एक हैं तो ज़रूर अपना गूगल ड्राइव चेक कर लें या अपना मोबाइल ऐप चेक कर लें, वहाँ पे आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट फंडिंग के अमेंडमेंट्स मैं स्टार्ट कराऊंगा और उसके बाद आईबीसी और आईपीआर में तो ज़्यादा नहीं है, वो अमेंडमेंट्स भी कराऊंगा मैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर चूजिंग शांतनु एंड तान्या अकेडमी। ज़रूर से ज़रूर हमारा मोबाइल ऐप शांतनु एंड तान्या अकेडमी डाउनलोड करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।